हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरा चौहान। दोस्तों, हम घटना चक्र करने जा रहे हैं दोबारा से। ठीक है, अब ये उन लोगों के लिए है ये वीडियो जो बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, जिन्हें ऑलमोस्ट आता है, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रिवीजन एक नज़र में घटना चक्र को देखना है, ना कि समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपको आता है ऑलरेडी। आपको रिविज़न करना है, एक नज़र में देखना है। तो उसके लिए मैंने जो है ना ये सीरीज़ स्टार्ट करने की सोची है। तो आप लोग बताइएगा कि कैसी है। अगर अच्छी लगी तो आप कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको लगे नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप बता दीजिएगा। देखिए, हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो है प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, जो कि है पाषाण काल। और गई जल्दी से जल्दी हम वीडियोस खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मेरा नाम कीरा चौहान है और व्हाट्सएप नंबर आप मेरा देख सकते हैं। अगर कोई हेल्प या कोई क्वेरी या कोई आपके मन की कोई बात है, आप बताना चाहते हैं, बिल्कुल बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो गैस, एक बार हमेशा इंडेक्स देख लेना चाहिए। तो पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, पाषाण काल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 15 तक पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों चलिए फिर स्टार्ट करें। यहाँ है पाषाण का, नोट्स हम देखेंगे। तो एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। देखिए, अब यहाँ पे ना मैं समझाने की कोशिश नहीं करूँगी, मैं एक बार जस्ट रीड करूँगी, ताकि जल्दी से जल्दी जो है ना वीडियो ख़त्म हो। तो देखिए, नोट्स में हमने क्या लिखा है। यहाँ पे अब लिखा है, जिस काल का कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। एक बात। फिर आता है, एक हो गया प्रागैतिहासिक काल में क्या होता है, लिपि के साक्ष्य तो हैं, किंतु क्या है वो दुर्बोध या अपठित होने के कारण क्या है, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है इसका। जब से लिखित विवरण मिलते हैं उसे हम बोलते हैं ऐतिहासिक काल। तो यह प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता और आग्ध इतिहास के अंतर्गत आती है सिंधु सभ्यता, और ताम्र सभ्यता भी इसी के अंदर आती है, जैसे कि आपका आहाड़ हो गया, जारवे हो गया। अब जबकि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास के ऐतिहासिक काल का क्या है, आरंभ होता है। ठीक है, अब सर्वप्रथम 1863 में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान जो है प्रारंभ होता है। पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में हमने क्या कर दिया, विभाजित कर दिया गया है। एक हो गया पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और तीसरा है आपका नवपाषाण काल। अब इसने कहा, उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल को भी जो है 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है। पूर्व पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, और तीसरा है उच्च पुरा पाषाण काल। तो पूर्व पुरा पाषाण काल में होते हैं क्रोड उपकरण, राइट, जैसे हस्तकुठार हो गया, खंडक हो गया, विदारणी हो गया। दूसरा है मध्य पुरा पाषाण काल की बात करें तो फलक उपकरण होंगे इसमें। उच्च पुरा पाषाण काल की बात करें तो तक्षणी हो गया, खुरचनी हो गया। अब इसमें सर्वप्रथम पंजाब की जो सोहन नदी घाटी है ना, पाकिस्तान में है, वहाँ से चापर चॉपिंग पेबल संस्कृति के उपकरण मिले हैं। सर्वप्रथम मद्रास के समीप यानी कि बदमदुर्रे और अतिरम पक्कम से क्या है, हैंडहैक संस्कृति के उपकरण मिले। तो इस संस्कृति के अन्य उपकरण की अगर हम बात करें तो क्लीवर हो गया, स्क्रैपर हो गया। अच्छा, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण यानी कि इंडियन जियोग्राफिकल सर्वे के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक थे। तो 1863 में क्या होता है, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान पर पहला हैंडेक्स प्राप्त किया। तो उनके मित्र यानी कि विलियम किंग ने अतिरम पक्कम से पूर्व पुरा पाषाण काल के उपकरण की क्या है, खोज की। अब 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में क्या हुआ, एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण क्या किया, अनुसंधान किया। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के GR शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। पूर्व पुरा पाषाण काल से संबंधित यहाँ क्या है, 44 पुरा स्थल प्राप्त हुए। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। और जगह फलकों की अधिकता के कारण मध्यपुरा पाषाण काल को हम क्या बोलते हैं, फलक संस्कृति कहते हैं। तो इसने कहा कि इन उपकरणों का निर्माण जो है क्वार्ट्जाइट पत्थरों से हुआ है। पूरा पाषाणकालीन मानव का जीवन क्या है, पूर्णतः प्राकृतिक था। वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर रहते थे। उनका भोजन मांस और क्या था, कंदमूल था। अग्नि के प्रयोग से ये अपरिचित होने के कारण यहाँ पे क्या करते थे, कच्चा मांस खाते थे। इस युग का मानव जो है शिकारी और खाद्य संग्राहक था। इस काल के मानव को पशुपालन और कृषि का ज्ञान नहीं था। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सबसे पहले 1867 से 68 में हुई, जब क्या आर्कीवॉल्डर कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र, कहाँ, MP में ज़्यादातर मिलेगा आपको,
से शैल चित्र यानी कि रॉक पेंटिंग जो है खोज निकाले। अब मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार होते थे। भारत में मानव अस्थि पंजर सबसे पहले जो है मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त हुआ। फिर गुजरात स्थित लंगनाज सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल है। यहाँ से लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियां, कब्रिस्तान और कुछ मिट्टी के बर्तन मिले हैं। अब यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। मध्य पाषाणकालीन मेहदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी और साग निर्मित उपकरण मिले हैं। और है G.R. शर्मा ने मेहदहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है। एक हो गया आपका झील क्षेत्र, दूसरा है बूचड़खाना, तीसरा है संकुल क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र, और तीसरा है आपका कब्रिस्तान निवास क्षेत्र। इसमें बांट दिया। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही क्या हड्डी और सींग निर्मित उपकरण मिले हैं। आभूषण बड़े पैमाने पर मिले हैं। डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक है क्या पुरातत्व विमर्श में मेहदहा और सराय नहराय दमदमा तीनों स्थानों से क्या हड्डी के उपकरण और आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। अब इसने कहा कि दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी और मध्य क्षेत्र में कुल मिलाकर 51 जो है मानव शवाधान प्राप्त हुए। तो इन शवाधानों में 5 शवाधान ऐसे हैं जो क्या है युग्म शवाधान है, और एक ऐसा है जिसमें 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए हैं। अब इसने कहा कि शेष शवाधानों में एक बाकी में क्या है एक कंकाल मिले हैं। इस प्रकार कुल 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। फिर इसमें लिखा है सराय नाहर राय से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए थे। यहाँ की कब्रें यानी कि जो समाधियाँ हैं आवास क्षेत्र के अंदर स्थित है, और कब्रें जो है छिछली अंडाकार थी। ठीक है। विंध्य क्षेत्र के लेखिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरण के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिसमें से कुछ सुरक्षित हालत में है। यहाँ अधिकांश छत विच्छत अवस्था में है। ठीक है। अगर अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार क्या है लेखहिया में कुल 27 मानव कंकाल की अस्थियां मिली हैं। पशुपालन का आरंभ मध्य पाषाण काल से हुआ है। पशुपालन के साक्ष्य भारत के आदमगढ़ कहाँ होशंगाबाद मध्य प्रदेश और क्या है बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए। मध्य पाषाण काल के मानव शिकार करके जो है मछली पकड़कर खाद्य वस्तुओं का संग्रहण कर क्या करते थे पेट भरते थे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्र कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। भारत में सर्वाधिक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिसमें से क्या 243 को क्रमांक किया गया है। इसमें से 133 शिलाश्रयों में चित्रकारी प्राप्त हुई है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। आगे सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 BC से 7000 BC के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला जो स्थल था वो था आपका मेहरगढ़। ठीक है। अब मेहरगढ़ का है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ 7000 BC के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य की बात करें तो कोल्डी हवा जो कि इलाहाबाद जिले में बेलन नदी घाटी पर है। कब मिला है 6500 BC के आसपास जो है चावल की भूसी के साक्ष्य मिले। अब चीन के यांगत्सी नदी घाटी क्षेत्र में क्या हुआ कि 7000 BC में चावल उगाया गया। मक्के की अगर बात करें तो इसका सबसे पहले साक्ष्य कहाँ मिला है मैक्सिको में मिला है। कब मिला है 6000 BC में मिला है। बाजरा की बात करें तो 5500 BC में मिला है, चीन में मिला है। सोरघम की बात करें तो 5000 BC में मिला है पूर्वी अफ्रीका में, और राई जो है 5000 BC में दक्षिण पूर्वी एशिया में मिला है। और जई की अगर बात करें तो 2300 BC में मिला है। कहाँ यूरोप में सर्वप्रथम उगाया गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर जो मेहरगढ़ है वहाँ पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल जो है आपको मिलेगा बुर्ज होम कहाँ पे है जम्मू कश्मीर वहाँ पे। गर्त आवास के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं आपको। कहाँ बुर्ज होम जम्मू कश्मीर। तो इस पूरा स्थल की खोज जो है 1935 में डी टेरा और पीटरसन ने की। फिर गुफा कराल
कश्मीर में स्थित क्या है, नवपाषाण पाषाणिक स्थल है। गुफा कराल का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा। यहाँ के लोग जो है कृषि और पशुपालन का कार्य करते थे। चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित है। अब यहाँ से पाषाणिक आवेश प्राप्त हुए। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण के सिंग से निर्मित है। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में जो है बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बड़े बड़े पाषाण यानी पत्थर। नवपाषाणकालीन पुरा स्थल से राख के टीले कर्नाटका में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित क्या संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए। अब इसने कहा पिकली हल उतनूर आदि स्थलों से भी राख के टीले मिले हैं। ये राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदाय के मौसमी शिविरों के जले अवशेष हैं। आग के उपयोग जो है नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ है। इस चरण में पत्थर और तांबे के उपकरण का साथ साथ प्रयोग हुआ, तो इसी कारण इसे हम ताम पाषाणिक संस्कृति यानी कि कैथोलिथिक कल्चर कहते हैं। ताम पाषाणिक का अर्थ क्या होता है? पत्थर और तांबे के प्रयोग की अवस्था। फिर भारत में ताम्र पाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्वी भारत में पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट इसमें लिखा है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरा स्थलों की खुदाई हुई है। ये अहाड़, बालाथल, बागौर, ओजियाना और गिलुंद, ये पुरा स्थल बनास घाटी में स्थित है। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। फिर है अहाड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती अर्थात तांबे वाली जगह है। गिलुंद, बालाथल, ओजियाना में घरों को चार दीवारी से घेरा गया है। अहाड़ के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारतें बनी हैं, किंतु कहीं कहीं पक्की ईंट की भी बनी हुई है। गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। अहाड़ संस्कृति जो कि है 2100 से लेकर 1500 BC अन्य ताम्र पाषाणिक संस्कृति से भिन्न है, क्योंकि जहाँ दूसरे केंद्रों में क्या है लाल और काले रेत के मृतभांड मिले हैं, वहीं यहाँ पे क्या आपको इस लेप के ऊपर क्या है सफ़ेद रंग की चित्रकारी मिली है। ठीक है, ये कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा विशिष्ट रही है यहाँ की। फिर इसने कहा कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरण, नवदा टोली प्रमुख स्थल है। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम पाषाणिक पुरा स्थल है जो खारगौन जिले में स्थित है। इसका उत्खनन HD संकालिया ने करवाया है। यहाँ से मिट्टी, बांस, फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के मूल मृतबाण लाल काले रंग के हैं, जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण है। फिर नेक्स्ट है कि कायथा संस्कृति जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है, इसके मृतभांडों में कुछ प्राक हड़प्पीय लक्षण दिखाई देते हैं, साथ ही इन पर हड़प्पाई प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं, जो अत्यंत छोटी छोटी। मालवा संस्कृति अपनी मृतभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश में कायथा और एरण की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां जो है किला बंद है। पश्चिमी महाराष्ट्र के मुख्य पुरा स्थल की बात करें तो अहमदनगर जिले में है जारवे, नेवासा एंड दैमाबाद। पुणे जिले में है आपका चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश और नासिक। ठीक है, और ये सभी पुरास्थल जारवे संस्कृति के हैं। अब तक ज्ञात 200 जारवे स्थलों में गोदावरी का दैमाबाद सबसे बड़ा है। यहाँ लगभग 20 हेक्टेयर में फैला है और जिसमें लगभग 4000 लोग रह सकते हैं। नेवासा यानी कि जारवी संस्कृति स्थल से ही है। ये जो है पटसन का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। टोटी दार पात्र परंपरा जारवे संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। महाराष्ट्र की ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति जारवे संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, इनामगांव आदि पुरा स्थलों में मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा में घर के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वह आरंभिक ताम्र पाषाण अवस्था में इनामगांव स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान, गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। पश्चात की अवस्था में 5 कमरों वाला एक मकान मिला है, जिसमें 4 कमरे आयताकार हैं और एक क्या है वृत्ताकार है। इनाम गांव में 130 से अधिक घर और अनेक कब्रें पाई गई हैं। ये बस्ती जो है किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। यहाँ शिल्पी
या पारसी लोग पश्चिम छोर पर रहते हैं, जबकि सरदार प्रायः केंद्र स्थल में रहता है। यहाँ से अन्नागार भी मिले हैं। पूर्वी भारत में गंगा तटीय चिरांद के अलावा पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले के पांडुराजर डिब्बी, बीरभूम जिले में महिषदल उल्लेखनीय ताम्रकालीन स्थल है। कुछ अन्य पुरा स्थल जहाँ खुदाई हुई है वो है बिहार में सेनुआर, सोनपुर और ताराडीह, पूर्वी उत्तर प्रदेश में खोराडी और आपका नरहन। बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात्र, गोड़ीदार तस्तरी और गोड़ीदार कटोरे बनाते थे। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालन और कृषि करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी, भैंस रखते थे। हिरण का शिकार भी करते थे। यहाँ से ऊँट के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मुख्य अनाज क्या है? गेहूँ है, चावल है, इसके अतिरिक्त बाजरा भी है। ठीक है, अब इसके बाद है ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्प कर्म में निसंदेह बड़े दक्ष थे। पत्थर का काम भी अच्छे से जानते थे। वे कार्नेलियन, स्टेराइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे पत्थरों के मनके और क्या है मनके या फिर गुटिकाएं बनाते थे। वे लोग कताई बुनाई जानते थे। मालवा में, क्योंकि मालवा में चरखे और क्या है तकलियाँ मिली हैं। महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल की रुई के बने धागे भी मिले हैं। इनाम गांव में कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और क्या है खिलौने की मिट्टी की मूर्ति यानी कि टेराकोटा बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो पश्चिम एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा की क्या है प्रतिरूप है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तिकाएं यह सुनिश्चित करती हैं कि वृषभ यानी कि सांड धार्मिक पंथ का प्रतीक था। फिर पश्चिमी महाराष्ट्र के चंदेली और निवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गले में तांबे के मनके का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में क्या है समान तौर पर कुछ बर्तन मात्र हैं। मध्य प्रदेश में मृतकों को उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर जो है रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम दिशा में। पश्चिम भारत में लगभग संपूर्ण क्या है सावधान प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत की बात करें तो वहाँ पे आंशिक सावधान प्रचलित है। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। इसमें क्या है 424 तांबे के औजार और हथियार और 102 चांदी के पतले पत्थर मिले हैं। मतलब है कायथा के एक घर में तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ पाई गई हैं। तो इस स्थान में क्या है स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पात्रों में जमा पाए गए हैं। गणेश्वर स्थल राजस्थान में खेतड़ी ताम्रपट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र में तांबे की समृद्ध खान के निकट पड़ता है। ठीक है, दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी हो गया, पिकली हल हो गया, संगन कल्लू हो गया, मस्की हल्लूर आदि में ताम्र पाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले। दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति का अधिक प्रमाण मिलता है। फिर भारत में सबसे पहले 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षक को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया और 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया और 1902 में जॉन मार्शल ने क्या है कार्यभार ग्रहण किया। चलिए क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं गाइस। तो पहला है रॉबर्ट ब्रुसफुट थे। कौन थे आपका? यहाँ भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे, पुरातात्विक भी थे। तो इसमें इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रुसफुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक थे। जियोलॉजिकल सर्वे के संबद्ध रॉबर्ट ब्रुसफुट 1863 में भारत के पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषक की शुरुआत की यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें लिखा है कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री में पाषाण काल से लौह युग की त्रियुगीन विभाजन किया था। किसने? थॉमसन ने किया था। ठीक है, तो इसमें डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 से 20 तक क्या है एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण काल से लौह युग के त्रियुगीन विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया। फिर है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगे हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश और बागौर भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। चलिए नेक्स्ट है मध्य पाषाणी प्रसंग
में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है, ये हो गया रिपीट आदमगढ़ से। अब है निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो देखिए मेहदहा से भी हुए, सराय नहाराय से भी हुए। तो मध्यकालीन मेहदहा उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, में बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। जी.आर. शर्मा जो है मेहदहा में जो है 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र है, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र है और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र है। इसमें बांट दिया। तो बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी, सींग निर्मित उपकरण और आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए। सराय नहाराय से भी क्या है, अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। नेक्स्ट है आपका हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहाँ? सराय नहाराय और मेहदहा, रिपीट हो गया। अब लिखा है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं आपके, कहाँ? दमदमा से मिले हैं। तो मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नहाराय, मेहदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ। दमदमा में लगातार जो है 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी और मध्यवर्ती क्षेत्र से कुल जो है 41 मानव समाधान मिले हैं, जिसमें से 5 में युगल समाधान है, 3 में क्या है आपका, 3 में एक शवाधान में क्या है, 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए हैं और शेष में आपको एक एक कंकाल मिले हैं। आगे बढ़े तो यहाँ लिखा है खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। कहाँ? नवपाषाण काल। खाद्यान्नों के उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ है। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ है। फिर है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो आंसर है नर्मदा घाटी। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौर या होशंगाबाद नामक पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातात्विक अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 में की गई। प्रथम मानव जीवाश्म, ये हो गया रिपीट गई, आगे आप पढ़ लीजिएगा नर्मदा घाटी से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो यहाँ लिखा है जौ। देखिए आधुनिक मानव समाज द्वारा प्रमुख रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया, जैसे जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, रई, जई। तो अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ यानी 8000 बीसी के आसपास भूमध्य सागर और ईरान के मध्य स्थित पश्चिम एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया था। बाद में लगभग इसी क्षेत्र में जो है 8000 बीसी के आसपास गेहूं भी उगाया गया। नेक्स्ट ये हो जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से। तो इसमें नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश का संत कबीर नगर में क्या है आपका, लहुरा देव है। यहाँ से 9000 से 7000 बीसी के आसपास जो है चावल के साक्ष्य मिले। उल्लेखनीय है कि नवीनतम खोज के पूर्व जो भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम जो कृषि साक्ष्य वाला स्थल था वो था मेहरगढ़। कहाँ? पाकिस्तान बलूचिस्तान में स्थित 7000 बीसी में यहाँ पे गेहूं का साक्ष्य मिला है। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला जो स्थल है वो है कोल्डी हवा, जो कि इलाहाबाद जिले में बेला नदी घाटी पर है। 6500 बीसी के आसपास चावल की भूसी के साक्ष्य मिले। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि बस आगे बढ़ जाते हैं। इसमें लिखा है उपरोक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लहुरादेव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहुरादेव के विकल्प में ना होने की स्थिति में इसका जो है उत्तर पूर्व की भांति, मतलब उत्तर पहले की भांति होगा। ठीक है, अब इसमें कहा भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो है मेहरगढ़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है मेहरगढ़ से प्राप्त हुए, रिपीट हो गया। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो आंसर है मेहरगढ़। भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। आंसर है मेहरगढ़। दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सबसे पहले बलूचिस्तान के कच्छी मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि 7000 बीसी, जबकि किली गुल मोहम्मद और कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 बीसी और 3500 बीसी। ठीक है, अब आंसर है निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो आंसर है आपका बागौर, यानी मध्य पाषाण काल के पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगे। तो इसने कहा पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरा स्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर से मिले। अब निम्नलिखित में से किसको जो है 4 कॉलेज
चालकौथिलिक युग कहा गया है। तो वो कहा गया गाइस इसमें ताम्रपाषाण चारकोलिथिक तो ताम्रपाषाण युग को, ठीक है, ताम्रपाषाण युग को चारकोलिथिक युग भी कहा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यह है आहड़ सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। तो पहला देखिए लिखा है आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, सही बात है, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये गलत हो गया। फिर धातु का काम जो है आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, सही बात है। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग की ज्यामितीय आकृति उकेरी गई, ये भी सही है, ठीक है। तो पहला, तीसरा एंड चौथा सही है। तो इसमें है आहड़ जो है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृति का स्थल है। आहड़ संस्कृति के लोग मूलतः कृषि और पशुपालक थे, वे गेहूं जौ चावल से परिचित है। आहड़ का एक अन्य नाम क्या है, ताम्बवती यानी कि तांबे वाला देश है, स्थल है, जिससे सूचित होता है कि वहाँ तांबा बहुतायत में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तु तैयार करते थे। धातु का काम आहड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड की प्राप्ति हुई है जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ जो है उकेरी गई हैं। अब है निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो आपका आंसर है मेहरगढ़ से। यह नब्दा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो आंसर है आपका SD सांकलिया ने। तो नब्दा टोली कहाँ? मध्य प्रदेश का उत्खनन दक्कन कॉलोनी पूना के प्रोफेसर HD सांकलिया ने करवाया था। ये स्थल उस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनन ताम्र पाषाणिक ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि क्या है 1600 से लेकर 1300 के मध्य निर्धारित की गई, ठीक है, ईसा पूर्व में, ठीक है। अब नब्दा टोली, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, आगे बढ़ जाते हैं गाइस, आप पढ़ लीजिएगा। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, तो ये मृतक की दफनाने के स्थान के रूप में। तो देखिए यहाँ पे क्या है, नव पाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित थे, बृहत पाषाण या फिर आप मेगालिथ के नाम से जानते हैं। इसके विभिन्न प्रकार जैसे कि आपका शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैर्न सर्किल, आपका डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन और कंदराय मेहिर, ये सब है। इसमें राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? आंसर आपका संगनकल्लू से। कर्नाटका में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाणकालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आंसर गुफाओं के शैल चित्र के लिए। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का सबसे अच्छा उदाहरण है और इन गुफाओं में जीवन की विविध रंगों की पेंटिंग के रूप में जो है उकेरा गया है, जिसमें हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र हैं। अब तक 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें से 133 में चित्र पाए गए हैं। अब है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो गाइस यहाँ पे आंसर है भीमबेटका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो गाइस कहाँ पे है आपका? रायसेन में, अब्दुल्लागंज रायसेन। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका। अब है निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेदा ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसकी शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को क्या है खोजा? तो ये आपका आंसर है VS वांकर। तो इसमें मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज जो है 1957 में VS वांकर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्र को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। भीमबेटका को किसने खोजा? तो आंसर है आपका वांकर यानी कि V वांकर, डॉक्टर V यानी कि विष्णुधर वांकर ने। फिर इसमें लिखा गौरिक मृदभांड पात्र यानी कि OCP का नामकरण हुआ हस्तिनापुर में। तो देखिए, गंगा यमुना दोआब में सांस्कृतिक परंपरा सभ्यता एक उस संस्कृति के साथ शुरू हुई है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण क्या है गैरोवर्णिक गैरिक मृदभांड संस्कृति OCP कहा गया है। BB लाल ने 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड प्राप्त किया था और वहीं इसका क्या किया नामकरण हुआ। इसमें लिखा है ताम्राश्रम काल में महाराष्ट्र में लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। तो महाराष्ट्र की
ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति, जौरवी संस्कृति के निवासा दैमाबाद, कोठे, चंदौली, इनामगांव आदि पुरा स्थलों में घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे के कुछ वस्तुएं रखी जाती थी। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवदान से प्राप्त हुआ है? आंसर है बुर्ज होम। ठीक है, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज होम में नवपाषाणी अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवदान से प्राप्त हुआ है। गर्तावास भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, अब इसने कहा निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाई के साक्ष्य मिले हैं? रिपीट हो गया क्वेश्चन। आगे, गर्द आवास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं बुर्ज होम, कहाँ? जम्मू कश्मीर से। फिर इसने कहा निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए, ऐतिहासिक स्थल है और ख्याति का कारण। देखिए, तो हमें क्या बताना है, कौन कौन से सही हैं? तो देखिए, इसमें बुर्ज होम यहाँ लिखा शैलकृत देव मंदिर नहीं, चंद्रकेतुगढ़ जो है आपका टेराकोटा कला के लिए है और गणेश्वर जो है ताम्र कला कृति के लिए है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा बुर्ज होम नामक नवपाषाणी पुरास्थल जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। इस पुरास्थल की खोज 1935 डी टेरा और पीटरसन ने की। इस पुरास्थल से गर्तावास के साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक पुरास्थल है जो विद्याधरी नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं जो तत्कालीन शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करता है। गणेश्वर राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है। इस पुरास्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की है। इस पुरास्थल से दोहरी पेंचदार शिरे वाली ताम्र वाणाग्र मछली पकड़ने का कांटा, विभिन्न प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। चलिए, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो आंसर है लेखिया। तो डॉक्टर JN पांडे की पुस्तक है पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणकालीन लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिसमें से कुछ सुरक्षित हालत में है तथा अधिकांश विशत अवस्था में पाए गए हैं। अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन R लुकास के अनुसार लेखिया के कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। अब इसने कहा एक है कथन क्या है? विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। तो सही बात है वैसे। और दूसरा है जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में क्या है? शुष्कता का चरण था। ये भी सही, दोनों सही है। मतलब इसने कहा कि A भी सही है, R दोनों सही है, R A की सही व्याख्या करता है। चलिए, यहाँ लिखा है GR शर्मा के सराय नाहराय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में क्या है? प्रवास किया। अब यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभाग या मंत्रालय में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो आंसर है संस्कृति मंत्रालय। अब इसमें संस्कृति मंत्रालय, तो बस इसका आंसर है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इनको जो है एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय मानव संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तो भोपाल में है। देखिए, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल मध्य प्रदेश में है और ये भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासी संगठन है। तो गाइस, कुछ जो है आपका चैप्टर नंबर 1 खत्म। जो नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे वो चैप्टर नंबर 2 सैंधव सभ्यता और संस्कृति से करेंगे। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।